नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल @पॉलिटिकल अटका 2020 में सभी का स्वागत करता हूं। आज भारत सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है और उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि जो इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उनके बारे में। ज्ञानेश कुमार और एस संधू को जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी थी 3 सदस्यों की, उसने जो है इन दोनों लोगों के नाम को फाइनल किया है और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है और इन्होंने अपना कार्यभार भी आज संभाल लिया है। ये जो दोनों को नियुक्ति हुई है, इनमें 5 लोगों का एक पैनल तैयार किया गया था और जिससे इन दोनों लोगों का नाम छांटा गया है। चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, ईसी और ईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनमें दोनों के पद खाली हो गए थे क्योंकि जनवरी में एक चुनाव आयुक्त रिटायर हो गए और दूसरे जो राजीव गोयल थे वो 8 मार्च को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से, जिसकी वजह से अभी लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, जिसकी वजह से आनन फानन में सरकार को 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ी। एक कानून मंत्रालय मंत्री के द्वारा या कानून मंत्रालय के द्वारा एक सर्च कमेटी का गठन किया गया जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और वो लिस्ट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति है इलेक्शन कमीशन की, उसको सौंपा गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उनके मिलाकर ये कमेटी का गठन होता है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जी थे और कानून मंत्री। तो इन्होंने इन 5 नामों से इन 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। एक केरल काडर के हैं और दूसरे जो है पंजाब से हैं। दोनों 1988 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं और सरकार में अलग अलग पदों पे काम किया है। ज्ञानेश कुमार को अभी लोकायुक्त नियुक्त किया गया था 1 महीने पहले ही, 1 साल के लिए, तो अब उनको उस पद से हटकर अब चुनाव आयोग में पोस्टिंग मिली है, चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। पहले ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में काम कर रहे थे और एस संधू पूर्व आईएएस अधिकारी 2001 वर्ष में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का नायब मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। दोनों 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। पहले जो चुनाव आयुक्त 1950 से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है देश में, अलग अलग चुनाव संपन्न कराते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे सारे चुनाव आयोग कराता है। एक मुख्य चुनाव आयोग होता है जो देश में काम करता है और राज्यों के लिए अलग से एक चुनाव आयोग होता है, वहाँ भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन 3 लोगों को मिला के पूरा एक पैनल तैयार होता है जो चुनाव आयोग की गतिविधियों को संभालता है। मुख्यतः जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो जो प्रशासनिक ढांचा है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के अंडर ही काम करता है। सारी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब चुनाव आयोग ही देखता है। चुनावी खर्चे, प्रत्याशियों के सारा काम लगभग जो है चुनाव आयोग के देखरेख में ही होता है। तो एक भारी भरकम काम चुनाव आयोग देखता है इस चुनाव पीरियड में।
तो इस वजह से इन 3 लोग मिलकर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, जो अलग-अलग लोकसभा, राज्यसभा और जो चुनाव होते हैं उनको देखते हैं। 1950 से चुनाव आयोग काम कर रहा है और इसमें समय-समय पर सरकारों ने अपने हिसाब से बदलाव किए हैं। जैसे 1989 में राजीव गांधी ने चुनाव आयोग में बदलाव किया। 3 लोगों पहले चुनाव आयुक्त एक ही होता था, एक ही चुनाव आयुक्त पूरे सिस्टम को चलाता था। उसके बाद राजीव गांधी ने उसमें 1989 में 3 लोगों के एक पैनल बनाया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते थे। उसके बाद जब बीपी सिंह की सरकार बनी 1990 में, तो उन्होंने फिर हटा के एक चुनाव आयुक्त कर दिया। फिर 1993 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने भी उसमें बदलाव किया और फिर से 3 चुनाव आयुक्त उसमें निर्धारित किए गए। और उसके बाद 2023 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसमें बदलाव किया और उसमें एक बदलाव ये हुआ कि पहले एक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये पैनल होता था, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था। 2023 के जो इलेक्शन कमीशन में बदलाव किया गया है, उसमें चीफ जस्टिस को हटा के प्रधानमंत्री एक अपने किसी कैबिनेट सहयोगी को इसमें शामिल कर सकता है। तो चीफ जस्टिस को हटा के उसमें किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री को इसमें शामिल किया गया है और व्यवस्था वही रखी गई है, एक चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के। तो ये 3 लोग हैं और इसमें ये किया है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, एलओपी, लोकसभा अपोजिशन लीडर, या फिर अपोजिशन लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल होगा लोकसभा में, उसके लीडर ऑफ हाउस को इस कमेटी में स्थान मिलेगा और यही 3 लोग मिलके चुनाव आयुक्त की घोषणा के पैनल में जो 4-5 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसी में से छांट के इनको करना होगा। तो सरकार ने आनन-फानन में इन 2 पदों को भरा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है 2024 के लिए, और इसलिए इन लोगों को इस पद पर नियुक्त किया गया है और इन लोगों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अब आने वाले समय में 2-4 दिन में ही कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीखों की घोषणा, और आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। उसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन पे एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, वन देश, उसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में विपक्ष के नेता, पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ सदस्य हरीश साल्वे भी शामिल थे। इसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस पैनल से, इस कमेटी से हट गए थे। ये हाई लेवल कमेटी थी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है और लगभग ये 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसको राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की सिफारिश की गई है और उसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इसके बारे में बताया गया है। 2 सितंबर को हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन में रिपोर्ट तैयार की गई है। पैनल में राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी, और इस दौरान कमेटी ने चुनाव से जुड़े तमाम लोगों को विस्तार से बातें की है। कमेटी ने सिफारिश की है केंद्रीय कानून रूप से एक ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक देश एक चुनाव हो सके। रिपोर्ट में अनुच्छेद
24A लागू करने की सिफारिश भी शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश की गई है। कोविड कमेटी ने एकल मतदाता सूची की भी सिफारिश की है। पूरे देश में एक मतदाता सूची तैयार की जाए जो अलग अलग चुनावों में काम आए, क्योंकि अभी राज्य विधानसभा के लिए अलग सूची होती है, नगर निगम की अलग सूची होती है, लोकसभा के लिए अलग सूची होती है। तो इसको सबको इकट्ठा करके एक ही सूची तैयार की जाए। उसके अलावा इसमें लगभग 62 पार्टियों से संपर्क किया गया था, जिसमें से 47 ने जवाब दिया है। इसमें से 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव कराने का समर्थन किया है, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है और 15 पार्टियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। लगभग 9 पूर्व चीफ जस्टिसों से भी इसमें राय ली गई है, और जिसमें 4 प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस यू लिली ने लिखित में पैनल को अपनी प्रक्रियाएं दी हैं। और 3 पूर्व चीफ जस्टिस ने एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर आपत्ति जताई है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इसके प्रस्ताव का विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी ने उस तरह से विरोध नहीं किया है, उन्होंने अपनी आपत्तियां इसमें दर्ज कराई हैं। बाकी इन 3 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर 47 राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया प्राप्त हुई थी। 32 राजनीतिक दलों ने केवल एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उसमें AIUDF, TMC, AIMIM, CPM, CPI, TMK, नागा पीपल फ्रंट और समाजवादी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव का विरोध किया है। उसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं उसमें अन्ना द्रमुक, ऑल इंडिया, झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अपना दल, सोनेलाल, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, मजदूर नेशनल फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, सिक्किम जन क्रांति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। और लगभग 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। 3 मुख्य न्यायाधीशों ने इस पर आपत्ति जलाई है। और ये रिपोर्ट तैयार होके राष्ट्रपति मुर्मू जी को सौंप दी गई है। रामनाथ कोविंद की द्वारा जो कमेटी गठित थी, इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस पे 2024 में तो नहीं, लेकिन 2029 के चुनाव के पहले इस पे प्रभावी कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही थी, और इन्होंने वादा भी किया है कि हम इसको करेंगे। तो ये आने वाले देखने वाले समय में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में देखा जाएगा। मैंने एक वीडियो पहले बनाया है 4-5 महीने पहले, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ये पूरी डिटेल, इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इससे भारत के जो संसाधन हैं उसमें कैसे बचत की जाएगी, धन बल बाहुबल कैसे कंट्रोल किया जाएगा, भ्रष्टाचार पे कैसे कंट्रोल होगा, इससे सरकार और जो चुनाव आयोग के अंडर काम करते हैं उसके परिश्रम को कैसे बचाया जाएगा, इन सब के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो में बनाया है। उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वन नेशन वन इलेक्शन और चुनाव आयुक्तों की कैसे नियुक्ति होती है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, डॉक्टर अमरिंदर सिंह की पत्नी
परनीत कौर जो पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, 4 बार से लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, वो विधायक रही हैं, विधानसभा पंजाब विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व किया है। वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और उनको शायद पटियाला से फिर से टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। उसके अलावा और भी कई सारे बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है और जो चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपत पारस में वाक युद्ध चल रहा था, उसका अभी पटापेक्ष हो गया है, क्योंकि चाचा को साइडलाइन कर के जो है चिराग पासवान को गठबंधन में 5 सीटों पे उनको देने पर सहमत बनी है और चाचा को आगे चल के राज्यपाल या बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस राज, उनको राज्य विधानसभा में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो बिहार में लगभग सीट शेयरिंग का फाइनल हो गया है एनडीए गठबंधन में। वहीं महाराष्ट्र में अभी भी सीट शेयरिंग पे बात चल रही है एनडीए गठबंधन में, एनडीए में। वहीं पर इंडिया गठबंधन में लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने जैसे पश्चिम बंगाल में लगातार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उन्होंने अपने सारे 42 सीटों पे प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे। उन्होंने मेघालय में भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसके अलावा असम में भी 3 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं और उनके लगातार कोई ना कोई नेता रोज़ पार्टी छोड़कर जा रहा है। उसमें भी शामिल हो रहे हैं, जैसे हरियाणा में पूर्व भाजपा के सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र जो सांसद रहे हैं वो कांग्रेस शामिल में जो हैं। चूरू के सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे हैं। तो लेकिन इन लोगों को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली नहीं थी, इस वजह से इनको चुनाव लड़ना है, तो इन्होंने कांग्रेस जाने किया है। लेकिन एनडीए गठबंधन जब बना था तब से उसको लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं और 2024 का लोकसभा आते आते एनडीए गठबंधन कितना कायम रह पाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैसे वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का मुकाबला करेगा, कैसे अपनी सीट शेयरिंग के मसले को सॉल्व करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है कुछ राज्यों में, लेकिन जैसे बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहाँ पे ये फाइट में हैं, वहाँ भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है इंडिया गठबंधन में। तो आगे जो भी अपडेट्स होंगी उसको लेकर हाजिर होंगे इस राजनीतिक चर्चा में। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @politicaladda 2020। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।